हेलो एवरीवन। सो बेटा जी, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के थ्रू हमारा रीसेंट मॉडल एटम का क्या चल रहा है वो डिस्कस करेंगे। हमारे एटम में जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के चारों तरफ बचा जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से घूम रहा है, किस हिसाब से अरेंज हुआ है, ऑर्बिटल्स क्या होता है, नोड क्या होता है, राइट, कितने टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, कितने टाइप्स के नोड होते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। तो चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं सेशन। तो सबसे पहला है कि सर एटम होता क्या है। तो इससे पहले एटम के जो मैकेनिकल मॉडल है बेटा, उससे पहले हेजनबर्ग को हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए हेजनबर्ग के बारे में, राइट। तो हेजनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के थ्रू उनका यही कहना था कि we cannot find out the exact position and exact momentum of any electron in an atom, ठीक है, साइमल्टेनियसली। मतलब एक टाइम पर बेटा जी हम लोग ये डिसाइड कर ही नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, एग्जैक्ट मोमेंटम क्या है। हाँ, हम इतना जरूर कर सकते हैं कि उसकी लोकेशन को लोकेट कर सकते हैं, उसके पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं। देखो बहुत फर्क होता है। आप किसी पोजीशन को एग्जैक्टली बता दो कि वो यहीं पर है, और आप दूसरा उसको बताओ कि ये इस एरिया में है, इन दोनों में फर्क होता है बच्चा। जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो तो हम बता नहीं सकते, बट हाँ उस इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को जरूर बता सकते हैं। यस, ये इलेक्ट्रॉन इस लोकेशन में है। समझ आ रही बात? ये हेजनबर्ग साहब ने बताया था। तो हमने इनकी बात को बहुत सीरियसली लिया, और पहले तो लोगों ने ट्राई किया कि इनकी बात गलत निकले कि यार हम लोग इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन बता पाएँ, हम लोग यही चाहते थे, बट बहुत कुछ करने के बाद भी हुआ नहीं ऐसा। तो हम हार मान के हेजनबर्ग को नमस्कार बोलते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं कि हाँ उन्होंने जो बोला था उसके हिसाब से मॉडल डेवलप करते हैं। हमने किया कि एक एटम है, ये एक न्यूक्लियस है बच्चा। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ओके, मतलब एक एरिया ऐसा है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलते होंगे, इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन मिलता होगा बेटा जी, वट एवर इज दिस एरिया, ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। इस एरिया का नाम दिया गया ऑर्बिटल, ठीक है। अब मैं आप कहोगे कि सर मच्छर मार की तरह क्यों बना रहे हो, तो क्योंकि सच्चाई ये है बच्चा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में चीज़ें इसी तरीके से होती हैं, इलेक्ट्रॉन इसी तरीके से रैंडमली नज़र आते हैं। तो आप इनको ऐसे ही बनाओ तो सही है, ये रियलिटी के ज़्यादा करीब होगा, ठीक है। बट क्योंकि थोड़ा रिप्रेजेंटेबल लगे, ठीक लगे, तो मैं आपको इसको एक आउटलाइन कर देता हूं कि दिस इज द एरिया वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ठीक है। दिस इज द एरिया वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, और इसी को बोलता हूं बच्चा ऑर्बिटल, ठीक है। सो ऑर्बिटल इज द एरिया अराउंड द न्यूक्लियस जहां पर बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ये बिल्कुल ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। देखो मेरे लफ्ज़ों को ध्यान से देखो, सुनो, समझो। मैंने प्रोबेबिलिटी का वर्ड यूज़ किया है। प्रोबेबिलिटी इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हेजनबर्ग के हिसाब से हम लोग एग्जैक्टली तो बता ही नहीं सकते थे, फिर तो हम एरिया ही बताते हैं, और वो भी बताते हैं कि ऐसी प्रोबेबिलिटी है मैक्सिमम कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपको मिल ही जाएगा। अभी भी हम गारंटी नहीं ले रहे हैं कि मिल ही जाएगा, हाँ प्रोबेबिलिटी है कि मिल जाएगा, ठीक है, ओके। बट अबाउट सर फिर एक ऐसा एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलता होगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि फिर कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता होगा। दो ही चीज़ हो सकती है ना बच्चा। एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऐसा एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, ओके। तो ऐसा भी होगा जहां नहीं मिलेगा, और जहां नहीं मिलेगा उसको क्या बोलेंगे फिर? नोड, ठीक है। तो दो ही चीज़ें होती हैं। नोड क्या होता है, तो देखो जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन मिलने के का एरिया ये वाला हो गया, थोड़ी दूर और चला तो पता लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल रहा है। तो बच्चा इसके और इसके बीच में का जो एरिया है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है, ये जो एरिया जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, इसी एरिया का नाम है नोड। यहाँ मिला, पर बीच में नहीं मिला, इसी को नाम बोलते हैं बच्चा नोड। तो डेफिनेशन देखेंगे इसकी क्या होती है। इट इज़ द एरिया अराउंड द न्यूक्लियस where
प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम, ना 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 बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मिनिमम मत बोलना, जीरो होती है, बिल्कुल बिल्कुल जीरो होती है। तो ध्यान रखना इस बात को, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम मत लिखना, बिल्कुल जीरो ही होती है, बिल्कुल जीरो ही होती है, ठीक है। एरिया अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, दिस इज नोन एज नोड। तो आप समझो कि बेटा आपको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में दो तीन चीज़ों का ही ख्याल रखना है। एक तो न्यूक्लियस का ख्याल रखना है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन जहाँ मिल जाएगा उसको ऑर्बिटल बोल दोगे, जहाँ नहीं मिलेगा उसको नोड बोल दोगे। क्लियर? ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि पहले टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स, कितने टाइप के ये होते कितने हैं, है ना। क्या सर सारे इलेक्ट्रॉन सिर्फ स्फेरिकल शेप में मिलते हैं क्या, मतलब एक ही पैटर्न में मिलते हैं क्या, या फिर पैटर्न इनका चेंज भी होता है? तो आंसर है यस बेटा, चेंज भी होता है। देखो टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल में हमको एस ऑर्बिटल मिला था, फिर कुछ ऑर्बिटल पी टाइप के मिल गए, फिर कुछ ऑर्बिटल बेटा जी डी टाइप के मिल गए, अगेन यहाँ पर एफ टाइप का मिल गया, और मिला तो और भी, मतलब हो तो और भी सकते हैं, क्वांटम मैकेनिकली हो और भी सकते हैं, बट आज तक हमको उन सारे ऑर्बिटल्स की जरूरत एक्चुअली पड़ी नहीं है। आज तक हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन हुए नहीं कि हमें जी ऑर्बिटल्स तक भी जाना पड़े, पर थियोरेटिकली हम लोग सब कुछ निकाल के बैठे हैं। मतलब थियोरेटिकली देखो बताऊं तो हाँ, आप जी कह सकते हो, आप एच कह सकते हो, ये कह सकते हो, आई जे चलता रहेगा। एग्जामिनर अगर चाहे आपको थियोरेटिकली पूछना तो बिल्कुल पूछ सकता है, बट इन रियलिटी आज तक यूज हुआ नहीं है। तो मैं यहाँ पर आज के सेशन में इन चारों के बारे में कुछ डिस्कस कर लूँगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एस ऑर्बिटल के बारे में कि ये होता क्या है। देखो बहुत इजी है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्बिटल है ये बच्चा, और ये सिंपली इतना ही कहता है कि भाई एक जो न्यूक्लियस है, ये वाला न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, हाँ मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं इस तरीके से। और किस शेप में मिलते हैं? ये स्फेरिकल शेप में मिलते हैं, ऐसा स्फेरिकल शेप में मिलेगा। इस स्फेरिकल शेप में जो इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसको बोलूंगा 1s ऑर्बिटल। ओके, फिर देखा साइंटिस्ट ने बच्चा कि न्यूक्लियस से थोड़ा सा और डिस्टेंस पर चलते हैं, थोड़ा और दूर चलते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस के तुरंत पास में आए, जस्ट लाइक दिस, न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब आए तो एक लेयर मिली इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ ऐसे इलेक्ट्रॉन भिन्न बना रहे थे, राइट, ऐसे करके भनक रहे थे। बट बच्चा उसके बाद ना थोड़ा और डिस्टेंस पर गए तो इलेक्ट्रॉन मिलना बंद हो गया, पर एक सर्टेन डिस्टेंस पर अचानक से फिर से इलेक्ट्रॉन मिलना स्टार्ट हो गए, तो फिर से इलेक्ट्रॉन इस तरीके से यहाँ ऐसे करके दिखने लग गए। दिस सेकेंड लेयर इज नोन एज 2s ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1s ऑर्बिटल। फिर से इलेक्ट्रॉन जब मिलेगा, इस फिर से मिलने वाले को आप बोलोगे 2s ऑर्बिटल। ऐसे देखो, अब ये इसका डायग्राम ऐसा ही रफ सा ही होता है, बहुत स्मूथ बनाने की कोशिश मत करना है इसको, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटीज हैं ये सारी की सारी। तो ये हो गया आपका 2s। अगेन आप इसके और ऊपर जाओगे तो फिर से मिलना स्टार्ट करेगा ऐसे एक डिस्टेंस पर, और इसको आप बोलोगे 3s। ठीक है, ओके, 3s। और आगे बढ़ो, सर क्या 4s 5s 6s मिल सकता है? मैं बता रहा हूँ बच्चा, इनफाइनाइट तक मिल सकता है, इनफाइनाइट तक मिल सकता है। आप 1s से 2s से लेके इनफाइनाइट तक चलते चले जाओ, ऑर्बिटल्स तो पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे उसके गारंटी नहीं दे रहा हूँ, ऑर्बिटल्स तो पॉसिबल है, आप कर सकते हो, पूरा n तक जाओ। ठीक है, अब देखो बच्चा, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, 1s 2s 3s तो हो गया, बट आप देखो कि 1s और 2s के बीच में गैप है, और सोच के देखो जरा कि 1s एक स्फेयर था, 2s भी एक बड़ा स्फेयर था, एक छोटे से स्फेयर और एक बड़े से स्फेयर के बीच का जो एरिया होगा, क्या वो भी स्फेयर नहीं होगा? बिल्कुल, वो भी स्फेरिकल ही होगा। एक छोटा सा स्फेयर, एक बड़ा सा स्फेयर, इसके बीच का जो एरिया होगा वो भी तो स्फेरिकल ही होगा। इट मीन्स सर ये जो नोड है ना, इस नोड को भी अगर कैटेगराइज किया जाए तो ये हो गया स्फेरिकल नोड बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग स्फेरिकल नोड। क्लियर?
ये वाला जो ये 2s और 3s के बीच में है, इसको भी बोलता हूँ मैं स्फेरिकल नोड, या फिर हम लोग इसको रेडियल नोड भी कह सकते हैं। स्फेरिकल बोलो, रेडियल बोलो, बस वर्ड्स अलग अलग हैं, चीज़ें एक ही हैं। तो आप लोग इसको स्फेरिकल नोड भी बोल सकते हो, और आप अपनी सहूलियत के लिए बच्चा इसको रेडियल नोड भी बोल लो, कंफ्यूज मत होना एग्जाम में रेडियल नोड भी आप बोल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एग्जामिनेशन के लिए याद रखना स्फेरिकल या फिर रेडियल, दोनों एक ही बात है। चलिए अब 1s के थोड़ी बारे में बातें कर लेते हैं। देखो बच्चा, अगर s ऑर्बिटल के शेप की बात करोगे तो यार दिख रहा है साफ साफ कि सर s ऑर्बिटल एक्चुअली स्फेरिकल है। हाँ, साफ साफ चमक रहा है कि ये स्फेरिकल है, और किसी भी स्फेयर की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। आप ये कह नहीं सकते बच्चा कि ये जो स्फेयर रखा हुआ है मैंने, ये इधर ही देख रहा है या फिर ये उधर की तरफ देख रहा है, आप कह नहीं सकते, क्योंकि ये स्फेयर तो गोल मटोल सा है, हर जगह इक्वल सिमेट्रिकली रखा हुआ है, कि कोई डायरेक्शन नहीं है इसकी, नॉन डायरेक्शनल है ये नॉन डायरेक्शनल है, बिल्कुल नॉन डायरेक्शनल है। आप एक्स वाई जेड में इसको पुट नहीं कर सकते हो, ये बस है तो बस इकलौता ही रहेगा। अगर आप कहोगे कि 1s और 2s और सर 3s के बीच में थोड़ा बहुत जो फ़र्क होता है वो बता दो, मतलब क्या फ़र्क, कुछ तो फ़र्क होता होगा, राइट, कुछ तो फ़र्क होता ही होगा। हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है बेटा। वो होता है कि 1s का साइज़ सबसे छोटा है, 1s से बड़ा साइज होता है 2s का, उससे बड़ा साइज होता है 3s का। आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर कि 1s बहुत छोटा है और 1s से काफ़ी बड़ा है 2s, और उससे बड़ा है 3s। सिर्फ बड़ा ही नहीं होता है बच्चा, सिर्फ बड़ा ही नहीं होता है, ये साइज में ही सिर्फ बड़ा नहीं होता, ये एनर्जी में भी बड़ा होता है, इनकी एनर्जी भी बढ़ रही होती है इस तरीके से, इनकी बच्चा एनर्जी भी बढ़ रही होती है इस तरीके से। और आपको साफ साफ समझ में आ गया होगा अब तक कि इनका नोड भी बढ़ रहा होगा। देखो ये पहला नोड हो गया, ये दूसरा नोड हो गया, तो यस यहां पर इस तरीके से इसके नोड्स भी बढ़ रहे होते हैं, नोड्स भी बढ़ रहे होते हैं, ठीक है, नोड्स भी बढ़ रहे होते हैं। नाउ एवरीवन, ये था आपका एस ऑर्बिटल। लेट्स टू द मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड इट इज पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल किस तरीके का होता है? क्या ये एस ऑर्बिटल की तरह ही गोल मटोल सा था जिस तरीके से एस होता है? नो, बिल्कुल नहीं। ये थोड़ा सा बढ़िया स्ट्रक्चर होता है, आप कह सकते हो कि ये थोड़ा सा, मैं कहूँगा कि डायरेक्शनल है और काफ़ी अच्छा है। देखो 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 देखो, काफ़ी ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर है बच्चा इसका। सी जस्ट अ मिनट, सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। खैर, सी एवरीवन, यहाँ पर ये वाला इस तरीके से और इस तरीके से रहेगा पी ऑर्बिटल। मैंने देखो इसको बना दिया हुआ है आउटलाइन करके, पर सच्चाई ये होती है कि बिल्कुल इलेक्ट्रॉन रैंडमली इस तरीके से घूमते रहते हैं। हम वो तो मैं आपके समझने के लिए थोड़ा सा इसको आउटलाइन कर रहा हूँ, अदरवाइज ऐसी कोई आउटलाइन होती नहीं है, बस ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स के डॉटेड फॉर्म होते हैं और कुछ नहीं। ये आपको पहला पी ऑर्बिटल मिल गया बच्चा, इसका नाम है पी ऑर्बिटल। क्या लगता है कैसा शेप है इसका? डंबल की तरह लग रहा है? किसी ने अगर डंबल वंबल मारे हो तो, है ना, पुराने ज़माने का डंबल सा लग रहा है। तो यस, ये डंबल शेप का होता है, और डंबल शेप का ही नहीं है, सिर्फ डंबल शेप्ड है, तो आप इसको कह सकते हो कि सर ये तो डायरेक्शनल भी है। आप बिल्कुल कह सकते हो कि सर ये ना देखो वाई एक्सेस के थ्रू आपने रखा हुआ है। आप अगर कल को चाहो तो इसको वाई नहीं, इसको जेड के थ्रू भी, एक्स के थ्रू भी रख सकते हो, और कल को चाहो तो इसको जेड के थ्रू भी रख सकते हो। ये आपकी मतलब मर्जी पर है। तो एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस पे हो सकते हैं, तो भाई तीनों बनाओ ना फिर। ये डायरेक्शनल है, तो ये डायरेक्शनल है, और अगर ये डायरेक्शनल है तो फिर आप इसको हर डायरेक्शन में बना दो। इसको एक्स में भी बना दो, ठीक है, इसको जेड में भी बना दो, ओके, हर एक्सिस में बना दो। आओ, ये आपका एक्स एक्सिस में भी हो जाएगा ऐसे करके,
देखो ये इलेक्ट्रॉन्स, अब मैं बस इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहा हूँ इस तरीके से, हालांकि वो होता तो डॉटेड ही है, ठीक है। और यहाँ पर ये हो गया, देखो बेटा जेड एक्सिस में, लाइक दिस, ठीक है। तो दिस वन इज जेड एक्सिस में हो गया, ओके। तो इसका नाम पड़ेगा 2p, क्या 2p x, अगर ये x एक्सिस में है तो x, और आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा बच्चा कि ये वाला फिर y एक्सिस है, और अगर ये y एक्सिस है तो नाम पड़ेगा py, राइट, py। अगर ये 2p है तो 2py, एंड दिस इज अगेन z, तो ये हो गया pz। इस तरीके से होते हैं। इट मीन्स कि जब भी ये आएंगे ना तो x y z तीनों एक्सिस में आएगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता बच्चा कि सिर्फ आपके p ऑर्बिटल x एक्सिस में है, y एक्सिस में है ही नहीं ना, बिल्कुल नहीं। जब भी पैदा होंगे तो ये तीनों एक साथ पैदा होंगे, एक्स वाई जेड में तीनों भाई बहन एक साथ ही पैदा होते हैं। इन तीनों की एनर्जी बेटा, इन तीनों की एनर्जी बिल्कुल इक्वल होती है, इन तीनों का शेप बिल्कुल एक जैसा होता है, इन तीनों का साइज बिल्कुल एक जैसा होता है। सिर्फ फर्क है तो एक हल्का सा कि डायरेक्शन चेंज है, ये एक्स में है वो वाई में है, अगला वाला जेड में है, इतना ही चेंज है, ठीक है। तो आप अगर लिखना चाहेंगे इसको तो ऐसे लिख लो, इसको रिप्रेजेंट कर लो, देखो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लो कि ये तीनों एक साथ पैदा हुए थे, ठीक है, और इन तीनों का इक्वल इक्वल है, पी एक्स पी वाई पी जेड, तीनों एक साथ पैदा हुए। इन तीनों का इक्वल एनर्जी होता है, इन तीनों का इक्वल साइज होता है, और इन तीनों का एक जैसा ही शेप होता है, ठीक है, सिमिलर शेप होता है, शेप भी एक ही जैसा है, सभी डबल डबल की तरह आपको दिख रहे होंगे। बट सिर्फ फर्क इतना है कि इन तीनों का डिफर ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, इतना ही फर्क है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। सिर्फ फर्क ये वाला है कि डिफर ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, अदरवाइज ये डिट्टो सेम सी चीजें हैं, एकदम सेम चीजें हैं, कोई भी सिंगल सा फर्क नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नाउ द क्वेश्चन है, सर एक बात बताओ, मतलब अब तक क्या यहाँ पर ये 2p 3p वाला केस नहीं होता, जैसे कि आप कह रहे थे कि 1s होता है फिर 2s होता है, इसी तरीके से यहाँ पर भी तो होता होगा, कवरिंग के ऊपर कवरिंग, कवरिंग के ऊपर कवरिंग। हाँ बिल्कुल ऐसा भी होता है। जैसे कि देखो आपने ना एस ऑर्बिटल के बारे में सीखा कि पहला है फर्स्ट शेल में तो ये 1s हो गया, सेकेंड शेल में हो गया तो ये 2s हो गया, फिर 3s हो गया, फिर 4s हो गया, फिर n टाइम्स तक जा रहा था। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी होता है। पहली बार जो p ऑर्बिटल मिलता है उसको कहते हो आप 2p, क्योंकि ये सेकेंड शेल से स्टार्ट होता है तो इसको बोलते हैं 2p। अगली बार जो मिलेगा उसको बोलोगे 3p, ठीक है। और मिलेगा कैसा, कुछ नहीं, इसका एक बड़ा भाई, मतलब आप बस इसके ऊपर एक बड़ी सी और एक और कवरिंग इस तरीके से लगा दो, दिस इज व्हाट विल बिकम 3p, ठीक है। और इसके ऊपर एक और बड़ी कवरिंग लगा दो, तो कवरिंग के ऊपर कवरिंग लगाते चले जाओ और नाम बनाते चले जाओ, लाइक दिस वन विल बिकम, एक्चुअली ये हो जाएगा 4p, ठीक है। सो सिंपली दिस वन इज 2p, दिस वन इज 3p, और ये हो गया है 4p। 2p 3p 4p, ये तीनों चीज़ें ऐसी होती हैं। सर आप पूछोगे कि सर सिर्फ ये यहीं पर होता है एक्स एक्सिस में कि वाई एक्सिस में भी ऐसा है, जेड एक्सिस में ऐसा है? बच्चा तीनों एक्सिस में ऐसे ही हैं। अब बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है, आप समझ पा रहे होंगे कि अगर एक्स में ऐसा ही कवरिंग के ऊपर बड़ी कवरिंग, कवरिंग के ऊपर और बड़ी कवरिंग हुई तो वाई और जेड पे भी सिमिलरली लगा लेना, ठीक है। नाउ एवरीवन, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान सुन लो, नोड कैसे देखते हैं। यहाँ पर ना कुल मिला के नोड की कुछ टाइप वैरायटी होती है, बड़े इंटरेस्टिंग नोड्स होते हैं यहाँ पर। एक नोड तो वो वाला है जो कि इस 2p के एरिया में, बच्चा मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से बना देता हूँ, चलो ठीक है। देखो ये एक तो 2p और 3p के बीच का जो एक स्पेस है जहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं मिल रहा है, देखो देखो देखो, ये 2p में इलेक्ट्रॉन मिला, ये रहा 2p में येलो कलर से, और बेटा ये वाइट कलर से जो बना रहा हूँ वो 3p है। और 3p के 2p के बीच का एरिया ज़रा ध्यान से देखो,
क्या यहां पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन मैंने बनाया? एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इट मीन्स अगेन वो एक नोड है, इट्स अ नोड, यस इट्स अ नोड। कौन सा नोड? ये हो गया एक रेडियल नोड। रेडियल नोड बोलो या फिर स्फेरिकल नोड बोलो, बात एक ही है, कंफ्यूज मत होना। स्फेरिकल नोड बेटा बिल्कुल बात एक ही है, दोनों में से कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। ओके नेक्स्ट एक और नोड देखो देखो देखो, यहां पर दिख रहा होगा, दिस वन इज 3p एंड दिस वन इज 4p। तो 4p और 3p के बीच में भी एक नोड है, अगेन उसको भी बोलूंगा मैं स्फेरिकल नोड, ठीक है, अगेन उसको भी मैं बोलूंगा कि ये भी स्फेरिकल नोड ही है। चलिए, और अब बड़ी स्पेशल सी बात है, उसको जरा ध्यान से देखोगे तो समझ पाओगे। इसको मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूं, चलो आओ देखो, अब चलो इधर देखो बेटा, अगर आपके हाथ में वो निंजा की तलवार दे दी जाए, मतलब आप समझ पा रहे हो, निंजा थोड़ी देखा होगा आपने, और उसमें उसके पास एक तलवार होती है बड़ी शानदार, है ना। तो अगर वही तलवार आपके हाथ में दे दी जाए और आपको कहा जाए कि भाई ऐसा काटो कि किसी इलेक्ट्रॉन से टच ना हो और पूरा एटम बीचों बीच कहीं से कट जाए, इलेक्ट्रॉन से टच नहीं होना है, पूरा एटम काट देना है। क्या ऐसा कोई प्लेन है यहाँ पर दिख रहा है आपको? क्या बच्चा इस तरीके से ऐसा बिल्कुल ऐसा प्लेन दिख रहा है आपको? बिल्कुल किसी भी ऑर्बिटल से देखो टच किए बगैर मैं इसको आर पार कर दे रहा हूँ, ठीक है, वो मैंने जानबूझ के बनाया था क्योंकि ऐसा ही होता है, ठीक है। आर पार एकदम से हो जा रहा है बच्चा, किसी भी ऑर्बिटल से टच नहीं हो रहा है, बस न्यूक्लियस जो बीच में है वो कट रहा है। सिर्फ न्यूक्लियस को बीचों बीच काट दो, किसी ऑर्बिटल से टच मत कराना, किसी इलेक्ट्रॉन से टच मत कराना। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि उस एक्सिस पर, उस प्लेन पर एक भी इलेक्ट्रॉन था ही नहीं कि आप काटो। इट मीन्स कि ये एक नोड है, ये नोड है बच्चा, यस। और कौन सा नोड है? इसको बोलूंगा मैं प्लेनर नोड, इसको बोला जाता है प्लेनर नोड, या फिर आप कंफ्यूज मत होना, इसी को बोलता हूं बेटा एंगुलर नोड। एंगुलर नोड भी इसी का नाम है और कोई कुछ अलग नहीं है। एग्जामिनर सिर्फ कंफ्यूज करता है प्लेनर और एंगुलर बोल के, बात दोनों एक ही होती है, ठीक है। अब आप पूछेगी सर क्या ये पी एक्स में ही है कि पी वाई में भी है? बेटा पी वाई में भी तो है ना, देखो ना, ऐसे करके ऐसा प्लेन लगाओ और सीधे ऐसे काट दो, ठीक है, सीधे ऐसे काट दो। जेड में भी देखो ऐसे एक इस तरीके से पास हो रहा है। तो हर पी ऑर्बिटल में एक प्लेनर नोड होता है, और फिर रेडियल नोड तो आप समझ पा रहे हो, जैसे जैसे 2p से 3p जाएगा, 3p से 4p जाएगा, तो रेडियल नोड भी बढ़ता जाएगा। क्लियर? कंफर्म? आगे बढ़ते हैं, यहां पर स्टार्ट करेंगे बच्चा कि अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ बात करी है, देखो यार हम लोगों ने अभी तक सिर्फ बात करी बच्चा कि ये वाला 2p है, 2p 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 के बीच में क्या है, 2px 2py 2pz के बीच में बात क्या है। बट अब हम लोगों को बात करनी है कि 2p 3p और 4p के बीच का क्या रिलेशन है। जैसे कि हमने पिछला किया था ना कि 1s 2s 3s में क्या रिलेशन है, सिमिलरली ऐसे ही 2p 3p 4p में क्या रिलेशन होगा। तो आओ स्टार्ट करते हैं बेटा, 2p में 3p में और 4p के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो सीधी सी बात है, आपको लग रहा होगा सबसे छोटा वाला जो डंबल है उससे थोड़ा बड़ा वाला डंबल है, थोड़ा और बड़ा वाला डंबल है, तो सीधी सी बात है साइज बढ़ रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है। सीधी सी बात है बच्चा, साइज के साथ साथ एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, जैसे कि पिछले वाले में हुआ था, एनर्जी भी इंक्रीज कर रहेगी। और एनर्जी के इंक्रीज करने के साथ साथ आपको समझ में आ रहा होगा कि नोड भी इंक्रीज ही कर रहा था, यस करेक्ट, नोड भी इंक्रीज कर रहा था। तो साइज इंक्रीज करता है, एनर्जी इंक्रीज करती है, नोड इंक्रीज करता है, नोट कर लो, ठीक है, तीन चीजें इंक्रीज करती है। और ये सिर्फ एस में ही नहीं होता यार, ये डी में भी होता है, ये एफ में भी होता है। तो सीधी सी बात है, जैसे जैसे आप लोग 2s 3s 4s चलते जाओगे, 2p 3p 4p चलते जाओगे, डी में भी ऐसे ही चल लेना, एफ में भी चल लेना, सेम ही पैटर्न है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट अबाउट सर दिस डी ऑर्बिटल, ये कैसे होते हैं भला? देखो ये थोड़े और इंटरेस्टिंग होते हैं, हाँ थोड़े और इंटरेस्टिंग है। जैसे कि पी ऑर्बिटल में तो सिंगल डंबल था, इस वाले में ये डबल डंबल होते हैं, वो भी डायरेक्शनल था, अब डबल डंबल है तो ये भी डायरेक्शनल होगा, ये भी डायरेक्शनल होता है, बट ये होता है 5 तरीके का। आओ स्टार्ट करते हैं, 5 टाइप्स के कौन कौन से हो सकते हैं। फाइव कैटेगरी के कौन कौन से हो सकते हैं?
ध्यान से देखते रहना। ये वाली जो, अच्छा मैं बता दूं आपको कि आप ना एक्सेस आपके मानने के ऊपर होता है कि आप किस एक्सेस को क्या मानते हो। अगर आप ना जैसे कि आपके पास कुछ एक्सेस हैं, लेट्स से 3D में कुछ है, ये वाला आपका हो सकता है बच्चा, आपका थोड़ी देर पहले आप एक्स मानो, पर कोई बच्चा आज के सकता है नहीं 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 ये एक्स नहीं है, ये वाई है। तो आपके मानने के ऊपर है कि आप कौन से एक्सेस को क्या मानते हो, राइट। ठीक वैसे ही मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो अगर बेटा ये एक्स एक्सेस है तो ये वाला वाई हो गया, और एक्स वाई एक्सेस के बीचों बीच इस तरीके से देखो ये न्यूक्लियस होगा और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मिलते हैं, दे आर समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये चारों जो लोब्स हैं वो इक्वल है, अगर मुझसे कुछ अनइक्वल बन गया हो तो इक्वल कर लेना। ये चारों ऑर्बिटल्स लोब्स हैं ना बेटा बिल्कुल इक्वल हैं, एग्जैक्टली इक्वल हैं, ठीक है। ऐसा एक ऑर्बिटल हो सकता है एक्स वाई के बीच में, तो इसका नाम क्या पड़ेगा यार, जरा बताओ मुझे। डी एक्स वाई के बीच में है तो नाम पड़ता है डी एक्स वाई, बस सिंपल सी बात है। ये एक्स और जेड के बीच में है तो आप लोग नाम इसका पहले ही समझ चुके होंगे, इसका नाम पड़ेगा डी एक्स जेड। सिमिलरली आप यहां पर देखिए, ये हो सकता है कि एक्स वाई जेड के बीच में हो गया, एक्स वाई के बीच में हो गया, तो बचा ही सिर्फ वाई जेड है, तो वाई जेड के बीच में कर लो। क्या होगा वाई जेड के बीच में, तो ऐसा ऐसा, मतलब बिटवीन द एक्सिस वाले सारे ऑर्बिटल्स हैं, बिटवीन द एक्सिस हैं बेटा सारे के सारे, और इसका नाम होता है डी वाई जेड, ठीक है। आगे देखो ये होगा बच्चा एक्स एक्सिस और ये होगा वाई एक्सिस। अब देखो ध्यान से देखो और कॉम्बिनेशन बिठाओ यार, एक्स वाई के बीचों बीच आप रख चुके हो, एक्स जेड के बीचों बीच रख चुके हो, वाई जेड के बीचों बीच रख चुके हो, तो कुछ बचा है नहीं। अब बारी आती है ऑन द एक्सिस रखने की। अब आप लोग ऑर्बिटल को ऑन द एक्सिस ही रखोगे, तो देखो एक्स वाई एक्सिस के ऊपर ही रखो, चलो आओ रखो तो ऊपर फटाफट से। ऐसे सो ये हो गया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्यों बोला है, क्योंकि ये एक्सिस के ऊपर हैं और ये वाले एक्सिस के बीच में थे, इस वजह से, ठीक है। और ये तो बड़ा ही अतरंगी है, ये अपने आप में यूनिक होता है बेटा, ये बिल्कुल यूनिक सा होता है। यहाँ पर एक आप लोगों ने इससे न्यूक्लियस बना दिया, तो आप देखो एक लोब इस तरीके से बना दो, इससे लोब, ठीक है। ये वाला लोब ऐसा बना दिया आप लोगों ने, ओके। और इसके बीच में एक डिस्क होती है, डिस्क में एक जगह होती है ऐसा करके। इसको मैं अगर फिलअप कर दूं तो देखो ये वाला ऐसे 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 करके इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस, ओके। ऐसे हो जाएगा, देखो ये डिस्क है। आप लोगों ने ये डिस्क देखी होगी जरूर, कृष्ण भगवान के हाथ में ये डिस्क होती है, इसको बोलते हैं सुदर्शन चक्र। याद आ रहा है कुछ सुदर्शन चक्र के बारे में, ये बिल्कुल वही है, वैसा सा ये डिस्क है, ठीक है। ये ऐसी, ये इलेक्ट्रॉन्स बना रहा हूँ सारे के सारे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। अब समझो बात को, बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, बीच में न्यूक्लियस है और डिस्क बनी हुई है। ध्यान से देखो ऐसा है कि एक इस तरीके से बच्चा एक न्यूक्लियस अज्यूम करो, ठीक है। इस न्यूक्लियस के एक साइड ऊपर की तरफ एक लोब मतलब ऐसा, ठीक है, ऐसा छड़ी में ये लोब है। इस लोब को इस न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर प्लेस करो, टच मत कराना, लोब बस ऊपर टच करो, ऊपर लगाओ। एक नीचे लोब रखो, बीच में अज्यूम करो बेटा न्यूक्लियस है, ठीक है, बीच में न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के साथ साथ बीच में एक डिस्क भी है। इस डिस्क का नाम है ना, मतलब सर्कुलर डिस्क है ये, ठीक है। इस पूरे ऑर्बिटल का नाम होता है डी जेड स्क्वायर, ठीक है बच्चा, इसको बोलते हैं डी जेड स्क्वायर, इसी। अब क्वेश्चन ये आता है, सर एक बात बताओ, ये मतलब 5 टाइप के होते हैं, ओके समझ में आता है, 5 ये होते हैं, 3 ये नॉन एक्सियल वाले हो गए, ये वाले 2 एक्सियल वाले हो गए, क्योंकि ये एक्सिस के ऊपर पड़ रहे हैं तो ये एक्सियल हो गए और ये नॉन एक्सियल हो गए। अच्छा मतलब 2 कैटेगरी के होते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। पांचों की एनर्जी इक्वल होती है क्या? पांचों की एनर्जी इक्वल होती है क्या? बिल्कुल।
अच्छा, पांचों की एनर्जी बिल्कुल इक्वल होती है, ये डिजनरेट स्टेट में होते हैं, तो यहाँ पर आप लोग लिख लोगे कि यस बिल्कुल सही बात है। ये 5 को मैं सिंबॉलिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ कि ठीक है, ये सारे डी ऑर्बिटल्स हो गए। इस डी एक्स, इसका नाम है डी एक्स वाई, इसका नाम है डी एक्स जेड, इसका नाम है डी वाई जेड, और इसका नाम है डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, एंड दिस इज डी जेड स्क्वेयर। ये इसके पूरे नाम हैं, ठीक है। अब ध्यान सुनो, इन पांचों का, हाँ, इन पांचों की इक्वल एनर्जी है, ठीक है। इन पांचों का इक्वल साइज है, साइज इक्वल है, बट शेप देखो इसकी अलग है, ठीक है। तो इक्वल साइज होता है, ठीक है, बट इसको छोड़ दिया जाए तो सबका देखो शेप भी डबल डम्बल ही है, राइट। तो दिस इज व्हाट डबल डम्बल एक्सेप्ट डी जेड स्क्वेयर, ये सारे के सारे होते हैं डबल डम्बल, डबल डम्बल, है ना, एक्सेप्ट डी जेड स्क्वेयर को छोड़ के बाकी सारे डबल डम्बल होते हैं, ठीक है। और एक बात और है बच्चा, दे डिफर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन। वो तो देखो ओरिएंटेशन के बिहाफ पर तो वो पी ऑर्बिटल भी चेंज हो रहा था, है ना, तो डी तो और भी डबल डम्बल है, तो ये भी होंगे, ठीक है। सो एवरीवन डिफर ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of डायरेक्शन के हिसाब से डिफर करते हैं। अब ना तो क्वेश्चन है इसके, सर एक बात बताओ, ठीक है, मतलब पांचों का इक्वल साइज है, इक्वल एनर्जी है, और बस एक फ़र्क है तो डी जेड स्क्वायर का, बाकी सारे एक जैसे हैं, और इनका डायरेक्शन का चेंज होता है, वो भी समझ में आ गया। बट आप मुझे बताओ कि 3D के बाद 4D आता है क्या, 5D आता है क्या, 6D भी आता है क्या, मतलब कवरिंग के ऊपर कवरिंग लग रही होती है कि नहीं लग रही होती? आंसर बिल्कुल लगती है बच्चा, ध्यान से देखो, जैसा कि सब में होता है वैसा यहाँ पर भी होता है। मैं इसको ना थोड़ा सा, तो मैं किसी एक को दिखाऊंगा और उसके हिसाब से आप बाकी सारे भी देख लेना, ठीक है। मैं चलो इसको लेट्स से इसको ले लेते हैं और इसके हिसाब से मैं सबको ड्रॉ कर रहा हूँ। ये 3D वाला था, ओके। इससे थोड़ा बड़ी कवरिंग, इससे थोड़ी बड़ी कवरिंग होगी 4D वाले की, देखो यहाँ से ना। अच्छा, ये बात ध्यान रखना कि बनाते वक्त ये न्यूक्लियस से टच मत करवा देना, न्यूक्लियस से कोई ऑर्बिटल बेटा टच होता नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से बनाना, न्यूक्लियस से टच कराना मत, नहीं तो नोड नहीं बना पाओगे, ठीक है, इस तरीके से। और इसके ऊपर एक थोड़ी और 4D की कवरिंग हो गई, या 5D की कवरिंग कर देते हैं। इस तरीके से प्रिसाइज होके बनाओगे तो बना लोगे। ये हो गई बच्चा देखो 5D की कवरिंग, देखो ये वाली हो गई 5D वाली कवरिंग, ये ऐसा, ये ऐसा, ओके, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हुआ ये कि बच्चा देखो इस 3D, इसको बोलते हैं 3D, ये 3D और 4D के बीच के एरिया को जरा ध्यान से देखो, क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिल रहा है? इस 3D और 4D के बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्चुअली मिल ही नहीं रहा, ठीक है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा बच्चा, इन दोनों के बीच में। इस एरिया का नाम है नोड और इसका नाम है रेडियल नोड, रेडियल नोड, ओके। ऐसे ही आप देखो ध्यान से कि ये वाला 4D है और ये वाला 5D है, 4D 5D के बीच में भी एक रेडियल नोड होता है, जो कि देखो यूजली पहले भी होता ही होता था, 1s 2s के बीच में था, प्रीवियस सारे केसेस में था। अब ध्यान से देखो बेटा, इनमें ना प्लेनर नोड भी होते हैं, और कितने प्लेनर नोड होते हैं उसके लिए मैं आपको एक फ्री हैंड देता हूँ और कहता हूँ कि देखो भाई, आपके पास ये पूरा ऑर्बिटल है ना, आप ऐसा एक तलवार आपके हाथ में दिया गया है और चलाओ तलवार, चलाओ ऐसी तलवार चलाओ कि किसी भी इलेक्ट्रॉन से टच ना हो और पूरा एटम आर पार आप तलवार कर भी दो, ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप ध्यान से तो देखो,
यहां से आप लोग बच्चा इस तरीके से एक प्लेन पास कर सकते हो जो कि बिल्कुल आर पार कर जाएगी और किसी इलेक्ट्रॉन को टच भी नहीं करेगी, किसी इलेक्ट्रॉन को टच भी नहीं करेगी। नोड हो गया, देखो बिल्कुल आर पार कर जाएगी और किसी भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को टच नहीं करेगी, क्योंकि मैंने बनाया ही ऐसा है। ठीक है, दीज आर एक्चुअली नोन एज प्लेनर नोड्स। और कितने प्लेनर नोड हो गए? 2। देखो एक ये रहा और एक ये रहा बच्चा, ये सारे प्लेनर नोड होते हैं। प्लेनर नोड होते हैं। ओके, तो क्या ये सर ऐसा ही वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल रिपीट हुआ है? बिल्कुल ऐसा ही रिपीट सब में हुआ है। अब मेरे को सब में बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझदार हो इतने तो कि एक में कर दिया तो सब में भी कवरिंग के ऊपर कवरिंग कर लोगे। सर एक बात बताओ कि ठीक है, इन पांचों के बीच में, 3D के बीच में, 4D के बीच में, 5D के बीच में रिलेशन क्या होता है, जरा वो भी बात हो जाए। आओ आओ स्टार्ट करते हैं कि सर ये जो आपने 3D लिखा है, ये वाला, और ये वाला 4D है, दिस वन इज 5D, तो इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है? 3D से बड़ा होता है 4D, 4D से बड़ा होता है 5D। याद रहे, साइज बढ़ता है, एनर्जी बढ़ती है, और नोड बढ़ते हैं, और नोड्स बढ़ते हैं। कौन से वाले? स्पेशली रेडियल नोड्स बढ़ते हैं। ठीक है, 5D ऑर्बिटल के बारे में सारी कहानी हो गई है। नाउ एवरीवन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ऑर्बिट एंड इट इज F ऑर्बिटल। देखो बच्चा, F ऑर्बिटल ना एक्चुअली ट्रिपल डंबल, 4 डंबल और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, 3 तरीके का F ऑर्बिटल होता है, और तीनों तरीके के F ऑर्बिटल एक्चुअली 3D में होते हैं। इसको 3D में बना पाना बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए ना ये 3D मॉडल में एक लेके आया हूँ। आप लोग ये तो देखो D ऑर्बिटल से सारे 3D मॉडल देखो, ये इस तरीके से आप कह सकते हो, दिस वन इज F ऑर्बिटल। आपको 7 दिख रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे कि ये 3D मॉडल है। यहाँ पर जो एक्सिस है आपकी XYZ एक्सिस, यहाँ पर 4 लोब्स हैं, यहाँ पर कुल मिला के 4 लोब्स हैं बेटा। इस तरीके से आपको ये दिख रहा होगा, ये 2D मॉडल है, बट अगेन यहाँ पर 2 लोब्स हैं और एक थर्ड ट्रिपल डंबल है, और यहाँ पर क्या है, ये वाला ये डबल डिस्क है। ओके, तो आपको ये F ऑर्बिटल कहीं बनाने को नहीं आता है, बस इतना समझ में आते रहना चाहिए कि F ऑर्बिटल 7 होते हैं। ठीक है, इन 7 का नाम आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये सब F ऑर्बिटल्स होते हैं। तो F x 3x² - y² है, और इस तरीके से आप लोग देख पा रहे होंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि ये वाला FZ³ जैसा भी होता है। FZ³ कौन सा वाला होता है, ये थोड़ा सा स्पेशल होता है बच्चा। देखो ये है FZ³, ठीक है, डबल डिस्क होती है। क्वेश्चन अगर आएगा तो मैं बता रहा हूं ये डबल डिस्क से ही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन पूछेंगे कि सर एक बात बताओ, पी ऑर्बिटल जो थे, पी ऑर्बिटल तो XYZ एक्सिस में 3 एक्सिस में हो गए और एक ही तरीके से सारे के सारे। ये डी वाले इतने नौटंकी क्यों निकल रहे हैं? मतलब डी वालों की नौटंकी क्या? देखो बच्चा, वो 4 तो एक तरीके का है, ये 5वां वाला अलग ही घूम रहा है। ठीक है, डी तो फिर भी ठीक था, एफ में आए तो इसकी अलग ही कुछ कहानी चल रही है, सारे अलग अलग कैटेगरी के हैं। एक्सिस तो एक्सिस वो शेप ही चेंज हो जा रहा है, कोई किसी तरीके का, कोई किस तरीके का, कोई ऐसा अजीब सा है। ऐसा कुल मिला के हो भी क्यों रहा है? आप सोच के देखो, ऐसा हो भी क्यों रहा है? एस और पी की तरह ये लोग भी नहीं हो सकते थे? नहीं, एक्चुअली बेटा वहाँ पर लगती है क्वांटम मैकेनिकल रेस्ट्रिक्शन। सच्चाई यह है कि एक ही एक्सिस पर एक से ज़्यादा लोब पड़ जा रहा था तो वो ओवरलैपिंग कर जाता है। जैसे कि आप चलो एग्जांपल के तौर पे आपको मैं बताता हूँ कि ये DZ² एक्चुअली बना कैसा है। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल के तौर पर कि DZ² का एक्चुअल फॉर्मेशन हुआ कैसे है। राइट, DZ² का फॉर्मेशन हुआ कैसा है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। DZ² देखो बच्चा बना कैसे होगा, इसके बनने की कहानी ऐसी है कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। आप यहाँ पर पैटर्न रिपीट कर रहे हो, फिर से चलो पैटर्न बनाता हूँ, वही वाली चीज़ें कि XY के बीच में हो गया था, XZ के बीच में हो गया था, YZ के बीच में हो गया था। करेक्ट, बिटवीन द एक्सिस वाले तो ठीक चल रहे थे, पर ये देखो अलॉन्ग द एक्सिस वालों की थोड़ी सी
परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाओ, आपको खुद फील आ जाएगा कि हाँ 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 कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, करना ही चाहिए था। देखो देखो, थोड़ा पैटर्न कॉम्बिनेशन लगाओ, एक्स वाई के बीच में, एक्स जेड के बीच में, वाई जेड के बीच में, ठीक है। एक्स वाई के ऊपर, तो फिर अगला वाला होना क्या चाहिए था, मतलब लॉजिकली क्या होना चाहिए था आपके हिसाब से कि भाई एक्स वाई के ऊपर हो गया तो एक्स जेड के भी ऊपर आ जाए। क्या दिक्कत आ रही है, एक्स जेड के ऊपर आ जाए इस तरीके से। आया क्या ऐसा? बिल्कुल नहीं, ऐसा आया ही नहीं। एक्स जेड के ऊपर आ जाए और वाई जेड के ऊपर आ जाए, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, वाई जेड के ऊपर आ जाए इस तरीके से। ऐसा भी तो हो ही सकता था। इसका नाम पड़ जाता डी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर और इसका नाम पड़ जाता डी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। बोलो ऐसा हो सकता था? तब तो 6 हो जाते सर, 3 वो 3 ये, बिल्कुल लॉजिकल बनता, बिल्कुल फिट बैठता, कोई दिक्कत ही नहीं थी। पर प्रॉब्लम थी बच्चा, प्रॉब्लम थी और बड़ी प्रॉब्लम थी। अब ध्यान से देखो, क्या आपको लगता नहीं है कि एक ही एक्सिस में ये वाला लोब जो है एक्स एक्सिस पर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये लोब बेटा कौन से एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर है। और इसी एक्स एक्सिस के ही ऊपर आपको अगला वाला लोब भी दिख रहा है। तो भाई एक ही एक्सिस है, एक ही न्यूक्लियस है, उस पर एक ही एक्सिस है, उस एक एक्सिस पर 2 लोब्स तो नहीं आ सकते, ये ओवरलैप कर जाते। अब देखो ये वाई एक्सिस है बेटा, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के ऊपर ऑलरेडी आपने लोब बना दिया, तो क्या अगेन वाई एक्सिस वाला लोब यहां पर आ सकता है? देखो ये भी वाई एक्सिस के ऊपर ही लोब है, ये वाला एक्स एक्सिस के ऊपर लोब है, करेक्ट। ये डबल बार कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों आपस में ओवरलैप कर गए। और आपस में ओवरलैप करके हुआ ये कि ये जो Z है, ये Z वाला देखो देखो देखो, ये जो येलो कलर से मैं Z बना रहा हूँ और ये वाला जो Z बना रहा हूँ, ये दोनों Z से Z तो मिल गया, कोई दिक्कत नहीं थी। और इससे मिलके Z से Z मिला तो बना ये और ऐसा, ये लोब्स बने Z और Z वाले। न्यूक्लियस बीच में है, देखो न्यूक्लियस बीच में है बेटा। और इस ध्यान से देखो, इस x वाले से, इस x वाले से ये y वाला जब मिला तो इससे बनी है डिस्क। वो जो डिस्क बनी है किससे किससे बनी है? ये x वाले से इस y वाले लोब से डिस्क बनी है बेटा। ऐसे करके ये डिस्क बनी है, ये ऐसे करके डिस्क बनी है, डिस्क। और एक्चुअली क्वांटम मैकेनिकल रेस्ट्रिक्शंस आप लोग क्वांटम मैकेनिक्स जब सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे तो इसको कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल रेस्ट्रिक्शन लगी है। और 5 ही हो सकते थे, 5 ही हो सकते थे। मतलब इन दोनों ऑर्बिटल्स को मिला के मर्ज करके ये एक नया बना है। तो ये याद रहे बच्चा, एक्चुअली ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये प्योरली एटॉमिक ऑर्बिटल है ही नहीं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है। किन किन से मिलके बना है? डी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर से और डी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से मिलके डी जेड स्क्वायर बना है। क्लियर? समझ आया? अब आप गिनो, काउंट करो, 3 ये थे, चौथा ये था, इन दोनों से मर्ज होके ये बना है। मतलब मर्ज हो जाने के बाद ये खत्म है, इनको मत गिन लेना। फिर अब ये खत्म, ये मर्ज होके फिर ये बन गया, तो एग्जिस्टेंस इसकी है। 3 ये, चौथा ये, 5वां ये, 5 टाइप का होता है। ठीक वही बेटा, ठीक इसी तरीके से एफ ऑर्बिटल्स में भी ओवरलैप हुआ है। और समझ रहे हो ओवरलैप हो के क्या बना है? अलग 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 वेराइटी के ऑर्बिटल्स बने हैं। क्लियर नाउ एवरीवन? अब हम लोग सिर्फ एक टॉपिक बचा है हमारा कि भाई पूरा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल होता कैसा है। मतलब आप समझो कि एक एटम कैसा होता है। सारे ऑर्बिटल्स तो मैंने बता दिए, पर याद रहे, ध्यान से सुनो, मैंने आपकी सिंप्लिसिटी के लिए एस ऑर्बिटल को अलग लिख के फिर बताया कि ये रहा न्यूक्लियस और उसके बाद 1s 2s 3s 4s 5s। आपकी सिंप्लिसिटी के लिए बताया कि भाई ये रहे मेरे p px py pz, है ना, और फिर तीनों के अलग अलग न्यूक्लियस बनाए। पर सच्चाई ये है कि एक ही न्यूक्लियस है और उसी न्यूक्लियस पर अब तक मैंने जितने भी बताए थे सारे माउंटेड हैं। अब सोचो जरा, सोचो, एक ही न्यूक्लियस है, उसी न्यूक्लियस के ऊपर अब तक मैंने जितने भी ऑर्बिटल्स बताए हैं वो सारे एक ही न्यूक्लियस के ऊपर माउंटेड है। और अब सोचो कि क्या हो सकता है? तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पर नहीं।
इसको और सिंप्लीफाइड वर्जन से समझो, सिंप्लीफाइड तरीके से समझो। हम लोगों ने इतना भी सीख लिया था कि जरूरी नहीं है किसी ऑर्बिटल को बताने के लिए उसका स्ट्रक्चर लिखना, हम सिंबॉलिकली बॉक्स बना के उसके नीचे नाम भी लिख देते तो भी काम चलता है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखो एफ के लिए बॉक्सेस बना दिए, 7 बॉक्सेस बना दिए, काम खत्म। ठीक है, डी के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले 5 बॉक्सेस बना दिए थे, राइट, 5 बॉक्सेस बना दिए थे और यहां पर काम खत्म हो गया था मेरा। सी ये 5 बॉक्स बना दिए थे और काम खत्म, करेक्ट। तो जरूरी नहीं बच्चा कि हर बार आप ऑर्बिटल्स को बनाओ तभी समझ में आएगा, बॉक्स बना दो तो भी समझ में आ जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं, वो बॉक्स बना के समझते हैं कि एटम का मॉडल होता कैसा है। पहले वाले शेल में बच्चा, ये शेल्स हैं, मैंने सारे शेल्स बनाई है, KLMN इस तरह के शेल्स बनाई है। पहले वाले में अगर ऑर्बिटल ढूंढोगे तो सिर्फ 1s का बॉक्स मिलेगा, इसको बोलते हैं 1s ओनली। सेकंड वाले में बच्चा s के साथ साथ p का भी जन्म हो जाता है, p का जन्म यहां पर हो जाता है। आप देखो ऐसा एक पैटर्न है कि पहले वाले में सिर्फ s, दूसरे वाले में SP, p का जन्म, फिर SPD, D का जन्म होता है, फिर SPD, F का जन्म होता है। तो एक नया ऑर्बिटल हर शेल में बढ़ता रहता है। तो देखो SP, अगेन यहां पर क्या होगा 3s 3p और बेटा 3d, ठीक है। अगेन आप और आगे आओ तो क्या होगा SPD, तो पहले भी था SPDF, स्टार्ट करो 4s 4p 4d एंड फाइनली 1 2 3 4 5 4f। एवरीवन 4f तक, 4 तक f आ गया। जी फिफ्थ वाले में जी वाला भी आएगा क्या? आएगा, तो थ्योरेटिकली होगा तो, बट आज तक उसमें इलेक्ट्रॉन भरे नहीं गए हैं इसलिए हम लोग पढ़ते नहीं है। बट हाँ ठीक है, बनाने के लिए तो बना ही देंगे। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। एक 5s, फिर 5p 5d 5f। और बच्चा अब पैटर्न जरा देखो तो S में सिर्फ 1 बॉक्स है, फिर 3 बॉक्स है, फिर 5 बॉक्स है, फिर 7 बॉक्स है। रिपीट करो पैटर्न जरा तो, 1 बॉक्स, 3 बॉक्स, 5 बॉक्स, 7 बॉक्स, उसके बाद 9 बॉक्सेस। तो G में 9 बॉक्सेस होंगे, G में बेटा 9 बॉक्स होंगे। देख रहे हो, आज तक G यूज नहीं हुआ पर हम लोग उसके बॉक्सेस गिन के बैठ गए। उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल मिला के 18, तो वो हम लोग गिन के बैठ गए। जिस दिन ऐसा कुछ मिला कि G में भी इलेक्ट्रॉन आया तो हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। बट आज के लिए, अभी तक के लिए हम लोग F तक खुश हैं, ठीक है। ये एटॉमिक मॉडल है। ये एटॉमिक मॉडल सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर एटम का नहीं है बच्चा, ये सारे एलिमेंट जितने भी एटम आप पढ़ते हो उन सबके लिए ये ब्लूप्रिंट का काम करेगा। सिर्फ फर्क इतना ही होता है कि किसी में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। जैसे कि आप हाइड्रोजन की बात करो, हाइड्रोजन में बच्चा सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो आप सिर्फ 1s तक पढ़ते हो और कहते हो कि हाइड्रोजन में सिर्फ 1 शेल होते हैं। अरे नहीं, शेल तो इनफाइनाइट ही होते हैं, सब में इनफाइनाइट शेल्स हैं, सबके पास ये सारे लोग हैं। बट बात होती है कि इलेक्ट्रॉन कहां तक पहुंचा है। अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 तक पहुंचा है, एक ही हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन है, तो फिर आप सिर्फ 1s को कंसिडर करो, इसको क्यों कंसिडर कर रहे हो फालतू में। पर वही बात कार्बन तक पहुंचा जाओ तो बेटा कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन उसके 2p तक भर चुके होते हैं, ठीक है। यहां पर 2 और 2p भी भर चुका होता है। पर वहीं पर अगर बात करो कैल्शियम तक की, तो बेटा कैल्शियम 3rd शेल तक जाता है, तो वो यहाँ तक हम बातें कर रहे होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट, कौन कितना हैवी एलिमेंट है, किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, उस हिसाब से हम लोग स्टार्ट करते हैं मामला, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।